Let us now discuss a few key points about chemical equilibrium and the chemical equilibrium constants. So let us see the characteristics of chemical equilibrium. So if you remember, हम लोग ने देखा था कि chemical equilibrium में क्या होता है, reactants get converted into products and there is a reversible reaction in which products again get converted into reactants. reactants product बनाते हैं और product वापस उल्टे डायरेक्शन में reactant भी बना सकते हैं. Such reactions are called as reversible reactions. So we can say that the first point about a chemical equilibrium is the reaction should be reversible. मतलब equilibrium can be attained from either side. यहां से वहां जाओ तो भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाओ तो भी इक्विलिब्रियम आएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाओ तो भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव रिटन हियर. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड. सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर. डायनामिक का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन भी चालू है, रिवर्स रिएक्शन भी चालू है. बोथ द रिएक्शंस आर गोइंग ऑन एट द सेम रेट, हेंस नो रिएक्शन हैज स्टॉप्ड. फॉरवर्ड रिएक्शन भी चालू है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चालू है, हेंस द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक. इट इज नॉट स्टैटिक. ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन गया और कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे आके रिएक्शन वहीं पे रुका हुआ है. इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक. मतलब रिएक्टेंट से कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट से कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट भी बन रहे हैं. द थर्ड पॉइंट इज देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात करें तो दैट विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन. तो जो कॉन्सेंट्रेशंस रहेंगे हमारे पास रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट पे एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस विल बी सेम. रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर. फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट. अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, तो इसके लिए थोड़ा हम लोग देखते हैं. कैटलिस्ट हम लोग को आगे पढ़ना है इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर. 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास केमिस्ट्री में एक टॉपिक आएगा विच इज केमिकल काइनेटिक्स. तो वहां पे कैटलिस्ट का इफेक्ट हम लोग देखेंगे, हाउ कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर दे, रिएक्शन का रेट बढ़ा दे एकदम से. तो कैटलिस्ट से भी इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं होगा. जैसे हम लोग ये रिएक्शन लेते हैं, अगर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया, तो इसमें अगर हम लोग आयन को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, इफ वी टेक आयन एज अ कैटलिस्ट, तो इट विल जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन. वो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है एट अ गिवन टेम्परेचर, वो तो सेम ही रहेंगे. जो भी वैल्यू है वो वहां पे कांस्टेंट रहेंगे. Catalyst will not alter the concentrations, the relative concentrations of reactants and products. It will just speed up the reaction. Equilibrium तो वैसा ही होगा जैसे without catalyst होगा. Only thing is equilibrium fast attain होगा. Equilibrium will be attained faster. The reaction will occur faster. तो ऐसा क्यों होता है? How does catalyst work? Those points we will discuss in another topic, which is chemical kinetics. तो we will see later कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है. ये अभी के लिए हम लोग याद रख लेंगे. द इक्विलिब्रियम रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विल रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. देन इक्विलिब्रियम वी हैव सीन is attained in a closed container. इक्विलिब्रियम हम लोग केमिकल रिएक्शन में कब बोलेंगे? जब कंटेनर क्लोज्ड हो. ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम का बात हम लोग नहीं करते. देन द ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कलर हो गया, डेंसिटी हो गया. जैसे हम लोग ने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया और मान लो प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट मान लो एक पर्टिकुलर पिंक कलर का है,
मान लो कलरलेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है पिंक कलर का, तो अगर हम लोग का इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो पिंक कलर का जो कलर है वो ज्यादा तेज भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम आने पे जो भी कलर हम लोग को अटेन होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। जो भी कलर आएगा वेदर इट इज पेल पिंक और डार्क पिंक, whatever color, pale green, dark green, whatever the color comes out in different reactions at equilibrium, the color will stop changing. अगर एक पर्टिकुलर मान लो हम लोग के पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऐसा हो रहा है कि कलर पेल पिंक से डार्क पिंक की तरफ जा रहा है, अब एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का एक टाइम आएगा जब वो कलर है वो चेंज होना बंद हो जाएगा। लाइट से डार्क पिंक की तरफ जो जा रहा था अब वो और डार्क नहीं होगा, जहां पे आ गया है वो कलर का दिखने का वो कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिजिकल पैरामीटर्स है वो रिएक्शन के वो कांस्टेंट हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी शुड नो फॉर इक्विलिब्रियम, दैट द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी साइड, इट इज डायनामिक इन नेचर, रिएक्टेंट्स कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट बना रहे हैं, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोज आर कांस्टेंट। फिर उसके बाद इट इज अनअफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बट इट डज नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशंस, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। जो पहले हम लोग को विदाउट कैटलिस्ट रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस आने वाले थे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, वही रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस कैटलिस्ट आने के बाद भी होंगे। फिर उसके बाद इट इज अटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इक्विलिब्रियम का बात हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में करते हैं। देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा, दे डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम। So after this, let us discuss the characteristics of equilibrium constant. Equilibrium constant अगर तुम्हें याद होगा तो we had two equilibrium constants. One was equilibrium constant at constant pressure, which is known as pressure equilibrium constant Kp, and दूसरा था equilibrium constant in terms of concentration, which is Kc. तो उसके क्या क्या characteristics है, let us see one by one. तो Kc हो या Kp हो, Kp as we have seen is defined for gaseous reactant, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कम से कम एक गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होना चाहिए, ज्यादा होंगे तो भी चलेगा पर मिनिमम एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट गैस होगा, तो उस केस में हम लोग Kp का डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो रिएक्शन का Kp हो या Kc हो, जो भी डिफाइंड है उस रिएक्शन के लिए, तो उसका हम लोग को पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू रहेगा फॉर अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे हम लोग का Kp या Kc का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा दे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो भी Kp का या ये Kc का वैल्यू उस टेम्परेचर पे उस रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ Kp और Kc इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन at a particular temperature. It is irrespective of the concentrations of reactants या product. जैसे अगर हम लोग ने ये रिएक्शन लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया, तो अगर इसका कुछ Kc का वैल्यू है, Kp का वैल्यू है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो वैल्यू कांस्टेंट है। फिर चाहे तुम नाइट्रोजन का 1 मोल लो या 100 मोल लो, Kc का वैल्यू Kp का वैल्यू उतना ही रहेगा फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर सेकेंड पॉइंट है, मोर द वैल्यू ऑफ Kp और Kc मोर विल बी द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों? तो हम लोग ने देखा था K का जो वैल्यू था वो क्या था, इफ यू रिमेंबर, K का वैल्यू वाज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो K चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हो, तो हम लोग ने देखा था प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, जहां पे प्रोडक्ट रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर ये वैल्यू बहुत ही कम है, कितना, 10⁻³ से भी कम है, 10⁻³ से भी कम है, तो उस केस में रिएक्शन
हुआ ही नहीं, ऐसा हम लोग मान लेंगे। अगर k का वैल्यू बहुत ही कम है तो k बहुत कम है मतलब प्रोडक्ट बहुत कम है, क्योंकि k इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो k बहुत कम मतलब प्रोडक्ट बहुत कम, बहुत कम प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ ही नहीं, तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। ओके, और मान लो k का वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे 1000 है। ओके, तो 1000 है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, 1000, 10,000, 1 लाख। तो उस केस में क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है k का, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो k का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है तो रिएक्शन इज कंप्लीट, k का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो रिएक्शन इज इनकम्प्लीट एंड द रिएक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस, ऐसा हम लोग मान लेंगे। k का वैल्यू बहुत कम है, 0.0001, तो उस केस में क्या हम लोग मान लेंगे कि देयर हैज नो रिएक्शन व्हिच हैज ऑकर्ड। तो हम लोग का k का वैल्यू अगर 10⁻³ से भी कम है तो नो रिएक्शन हैज ऑकर्ड, k का वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो रिएक्शन इज कंप्लीट, ये 100% इरिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग मान लेंगे। लेकिन अगर k का वैल्यू 10⁻³ से 10⁻+3 तक रहे तो वी कैन से द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम में आ सकता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेंज ऑफ k। तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आने के लिए k का वैल्यू का क्या रेंज होना चाहिए, बिटवीन 10⁻³ एंड 10⁻+3। अगर k का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है तो रिएक्शन इज कंप्लीट, k का वैल्यू 10⁻³ से कम है तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, और इक्विलिब्रियम के लिए वी नीड द k वैल्यू इन बिटवीन दीस टू। फिर k का जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। मैंने बताया पहले कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल लो या 100 मोल लो या 1000 मोल लो, किसी का भी कितना भी मोल्स ले लो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस। ये हम लोग यहाँ पे k का हम लोग का जो रेशियो है, प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस है। फिर उसके बाद Kc फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन मतलब उल्टा रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन उल्टा हो रहा है, तो जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो k का वैल्यू जो है हम लोग ने उसको k1 बोल दिया। इस रिएक्शन के लिए जो Kc का वैल्यू है उसको मैंने k1 बोला। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लोग उल्टा रिएक्शन लेते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन लेते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उल्टा रिएक्शन भी होगा। तो उल्टा रिएक्शन मतलब क्या, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स। तो अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग ने नया नाम दे दिया K2, क्योंकि ये अलग रिएक्शन है। रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दिया K2। तो ये क्या होगा, K2 का वैल्यू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। लेकिन इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, R मतलब रिएक्टेंट, और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, P मतलब प्रोडक्ट पिछले रिएक्शन का। ओके, तो इसीलिए K2 का वैल्यू आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब RHS में, अपॉन रिएक्टेंट मतलब LHS में। तो प्रोडक्ट मतलब R अपॉन रिएक्टेंट मतलब P। ओके, तो concentration of R upon concentration of P. So if you compare the forward reaction which is K1 and backward reaction जिसका equilibrium constant है K2, तो you will see that K2 and K1 are inverse of each other, reciprocal है एक दूसरे के। K1 था P concentration upon R concentration, K2 है R concentration upon P concentration। तो हम लोग लिख सकते हैं K2 is 1 upon K1। तो यही मैंने यहां पे लिखा है कि अगर इक्वेशन का बैकवर्ड लिया मतलब पीछे के डायरेक्शन में, ये प्रोडक्ट कन्वर्टिंग टू रिएक्टेंट, तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो Kc है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के Kc का रेसिप्रोकल है। जैसे K2 is 1 upon K1, वैसे ही Kc फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज 1 upon Kc फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ऐसा हमारा ये इक्वेशन है। देन if you take about the 6th point, if we multiply a reaction by n,
हम लोग एक रिएक्शन ले और उसको मल्टीप्लाई करें n से, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लेट अस से K1। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। K1 का डेफिनेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब R। तो ये K1 का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ K1 फॉर दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ओके, अब हम लोग इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 टाइम्स R गिव्स 2 टाइम्स P। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो R गिव्स P बिकम्स 2R गिव्स 2P। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2R गिविंग 2P। तो अब हमारा जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा लेट अस से K2, वो होगा क्या? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट मतलब P, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज करना है मतलब 2 रेज होगा, और रिएक्टेंट R कॉन्सेंट्रेशन जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज होगा मतलब 2 होगा। तो इफ यू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ K1 एंड K2, K1 है P अपॉन R, कंसेंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ R। K2 है concentration of P the whole square upon concentration of R the whole square, then K2 will become P upon R the whole square, concentration of P upon concentration of R the whole square which is K1 square। तो K2 हो जाएगा K1 का स्क्वायर, K2 हो जाएगा K1 का स्क्वायर, तो K2 becomes K1 स्क्वायर। तो ये तो हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए K2 becomes K1 स्क्वायर। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहां 3 आता, तो यहां पे हमारा हो जाता K1 रेज टू 3, K2 becomes K1 रेज टू 3। और अगर n से मल्टीप्लाई करते तो हमारा यहां पे n आता, यहां पे n आता, तो K1 रेज टू n आ जाता। तो दैट इज व्हाट वी हैव इन दिस 6th पॉइंट हियर। इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय n, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आया था? K2 इज K1 स्क्वायर। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता? K2 इज K1 क्यूब। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? K2 इज K1 टाइम्स n। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, द वैल्यू ऑफ K बिकम्स K रेज टू n। n से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K रेज टू n। जो सादा रिएक्शन है उसको रेज टू n कर देने का। ओके, फिर फाइनली इफ वी ऐड 2 रिएक्शंस देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ दोस इंडिविजुअल रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है? हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं और उन 2 रिएक्शंस को हम लोग अगर ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया रिएक्शन का होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शंस। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन 1 बोला मैंने जिसको, तो रिएक्टेंट 1 कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट 1, और दूसरा रिएक्शन है रिएक्टेंट 2 कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट 2। ओके, फिर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया तो रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 गिव्स प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2। तो हमारे पास 2 रिएक्शन है, वापस देखो, रिएक्टेंट 1 कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट 1, फिर दूसरा रिएक्शन है रिएक्टेंट 2 कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट 2, और हमारे पास दोनों को ऐड करके एक नया रिएक्शन मैंने यहां पे लिखा, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2। ओके, तो अब ये तीनों हम लोग ने माना कि रिवर्सिबल रिएक्शंस है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम लोग ऐसा एरो डाल देंगे दोनों साइड में। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको बोला K1, तो दैट इज व्हाट concentration of product of reaction 1 upon concentration of reactant of reaction 1, concentration of P1 upon concentration of R1। तो ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 आया। फिर दूसरा रिएक्शन R2, रिएक्टेंट 2 कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट 2, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 बोला, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2। अब जब हम लोग रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो जो नया रिएक्शन आएगा
तो R1 प्लस R2 गिविंग P1 प्लस P2। तो हमारा इस रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे तो दो प्रोडक्ट है, P1 कंसंट्रेशन इंटू P2 कॉन्सेंट्रेशन, तो इसीलिए इसका K मैंने लिखा P1 कंसंट्रेशन इंटू P2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। दो रिएक्टेंट्स है, R1 कंसंट्रेशन इंटू R2 कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तुम्हें याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट है P1 और P2, तो K का वैल्यू होगा कंसंट्रेशन ऑफ P1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ P2 अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आएगा R1 इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2। तो अगर ये K का वैल्यू हम लोग देखें अच्छे से, तो K इज P1 P2 अपॉन R1 R2, K इज P1 P2 अपॉन R1 R2। लेकिन K1 क्या था? P1 अपॉन R1। K2 क्या था? P2 अपॉन R2। K1 था P1 अपॉन R1, K2 था P2 अपॉन R2, और यहां पे K हमारे दोनों दिख रहा है, देखो P1 P2 अपॉन R1 R2। ओके, तो P1 अपॉन R1 को मैंने लिख दिया K1, P1 अपॉन R1 को मैंने लिख दिया K1, P1 अपॉन R1 को मैंने लिख दिया K1, P2 अपॉन R2 को मैंने लिख दिया यहां पे K2। तो K का वैल्यू आएगा P1 अपॉन R1 विच इज K1 इंटू K2 P2 अपॉन R2 विच इज K2। तो K का वैल्यू आएगा K1 इंटू K2। तो K फॉर दिस एडिशन रिएक्शन, फॉर दिस एडेड रिएक्शन, जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करते तो K का वैल्यू आएगा K1 इंटू K2। व्हेन वी ऐड टू रिएक्शंस the equilibrium constant becomes equal to the product of individual equilibrium constants। यही 7th पॉइंट का मतलब है, when we add two reactions the equilibrium constant of the new reaction is the product of equilibrium constant of those two individual reactions। अगर हमारे पास 3 रिएक्शंस है तो भी ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन दैट केस 3 रिएक्शंस को ऐड करने पे जो नया रिएक्शन आएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ द 3 इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3। तो ऐसा हमारा ये characteristics है, these are the characteristics of the equilibrium constants Kp and Kc which we should bear in mind while solving the chemical equilibrium problems।